गर्म चाय के प्याले से निकलती भाप की तरह धुन छाती है। आसमान छूते ओक के पेड़ आपका स्वागत करने के लिए झुकते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश का ईगल नेस्ट अभयारण्य, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, एक जादुई और रहस्यमयी प्रदेश जहां अक्सर पक्षियों की नई नई प्रजातियां मिलती रहती हैं। ईगल नेस्ट अभयारण्य का सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सड़क जल्द ही एक चट्टानी पथरीले रास्ते में तब्दील हो जाती है और शिविर तक पहुंचने से पहले हम अच्छे खासे उथल पुथल हो जाते हैं। लेकिन फिर जो दृश्य दिखता है वह इस जोखिम की तुलना में कहीं अधिक बेशकीमती होता है। घने जंगल में उमेश श्रीनिवासन आज के लिए अपनी दुकान लगा रही हैं। दरअसल यह पर्वत की अलग अलग ऊंचाइयों पर पकड़े गए पक्षियों को रिंग लगाने की तैयारी में है। उमेश और उनके छात्रों को हर दिन कई जगहों पर जाना पड़ता है। हर जगह मिस्ट नेट सावधानी से खोला जाता है और बांस के खंभों से बांध दिया जाता है। हर शाम उन्हें निकाल लिया जाता है ताकि रात को कोई पक्षी उनमें ना फंस जाए। यह सारा काम बहुत ही तेजी से करना होता है और साथ ही वन्य जीवों को कम से कम परेशानी हो इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये एकदम पतला जाल, ये मिस्ट नेट है। उमेश और उनकी टीम ने यहाँ के जंगल में अलग अलग स्थानों पर ये मिस्ट नेट लगाए हैं। सोचिए, अगर आप एक पक्षी हो तो जंगल में तेजी से उड़ते जा रहे हैं और यह ठीक से दिखाई भी नहीं देता। कल्पना कीजिए कि यह कपड़ा एक पक्षी है और ये जाल में फंस जाता है। तब उमेश इसे बहुत धीरे धीरे से निकालते हैं, उसकी सारी जानकारी जमा करते हैं और जल्दी से उस पक्षी को वापस छोड़ देते हैं। ये ऐसे साधन हैं जो वैज्ञानिकों की मूलभूत जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे ही कोई पक्षी पकड़ा जाता है, उमेश और उनके छात्रों को जल्द से जल्द काम पूरा करना पड़ता है। अच्छा, तो ये क्या है? ये एक प्रवासी पक्षी प्रजाति है जिसे हिमालयन ब्लू टेल कहा जाता है। और सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं जब हमारे हाथ में पक्षी होता है, हम बहुत सारी चीज़ों का माप लेते हैं। ये जानकारी आप जंगल में मुक्त विचरण करते पक्षी से नहीं ले सकते और ये महत्वपूर्ण है, खासतौर से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम इसका वजन करते हैं और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें उसका शारीरिक स्वास्थ्य पता चलता है। हम बहुत सी चीज़ों को मापते हैं, जैसे पंखों की लंबाई, पूंछ की लंबाई, चोंच की लंबाई और पैरों की लंबाई आदि। तो पहले हम इसे बैग के साथ तोलते हैं। इसका वजन 24 ग्राम है बैग के साथ। अब मैं इसे बैग से बाहर निकालने जा रहा हूँ और मैं इस्तेमाल करूँगा जिसे कहते हैं रिंगर ग्रिप। इससे पक्षी को कम से कम तकलीफ होती है और हमारे लिए उसे रिंग लगाना और मापना आसान हो जाता है। साथ ही हम नापते हैं पंखों की लंबाई। तो इस पंख की लंबाई है करीब 78 मिलीमीटर, पूंछ है करीब 66 मिलीमीटर और हम पंखों और बॉडी के मास को इसलिए माप रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी और उनकी आबादी के साथ क्या हो रहा है। वे समय के साथ औसतन छोटे होते जा रहे हैं और छोटे पक्षी बड़े पक्षियों की तुलना में शरीर की गर्मी जल्दी कम कर सकते हैं। और फिर हम अक्सर जो करना चाहते हैं वो है जंगल में इन पक्षियों के व्यवहार का निरीक्षण। पक्षियों का एक सामाजिक नेटवर्क होता है, जैसे कि अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या एक विशिष्ट पक्षी दूसरे एक विशिष्ट पक्षी से लगातार संवाद कर रहा है, लेकिन हम उन्हें पकड़ना नहीं चाहते हैं ना, हम खुले में उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उन्हें विशिष्ट रंग की रिंग बांधते हैं, जिससे हर एक पक्षी के अपने अलग रंग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ये पीला है और फिर मैंने उसके पैर में नीले रंग की रिंग डाल दी। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि A2403 को पीले और नीले रंग की रिंग बंधी हुई है, मुझे उसका इतिहास पता चल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पक्षी एकदम ठीक है और इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है और अब मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ और अब ये उड़ने जा रहा है खुले आसमान में। हिमालयी पक्षी जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समझने के लिए डेटा इकट्ठा करना जरूरी है और इसलिए सैकड़ों पक्षियों को रंगीन रिंग बांधी जाएगी। उमेश ईगल नेस्ट में 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें जो तथ्य मिले हैं वे सचमुच स्तंभित करने वाले हैं।
पिछले 12 वर्षों में पूर्वी हिमालय में हमारे अध्ययन स्थलों में हमने एक बात निश्चित रूप से दर्ज की है। पक्षी प्रजातियां अपना क्षेत्र ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। ये माइग्रेशन नहीं है, ये क्षेत्र में बदलाव है। तो हर पक्षी प्रजाति का अपना ऊंचाई का दायरा होता है। जैसे कोई ऐतिहासिक रूप से अगर 1000 से 2000 मीटर के बीच रहती आई है, वही प्रजाति आज जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान का सामना करने के लिए आज और ऊपर रहने लगी हैं, जैसे 1200 से 2200 मीटर ऊपर। मतलब प्रजातियां अपना दायरा ऊपर की ओर बढ़ा रही हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा है। ऐसा होने से धीरे धीरे प्रजातियां इन पर्वतों के शिखर तक पहुंच जाएंगी और फिर ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आखिर में वो स्थानिक रूप से विलुप्त हो जाएंगी। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर की ओर बढ़ने के बाद भी ये प्रजातियां जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर पाएंगी कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह घने प्राचीन वन में जाती हैं या बंजर वन में। तो जो प्रजातियां प्राचीन वन में जा रही हैं, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक है और उनकी आबादी भी ठीक बनी हुई है। लेकिन वही प्रजाति, मेरा मतलब है उसी प्रजाति की जो आबादी ऊपर की तरफ बंजर वन में जा रही है, उनके जीवित रहने की संभावना कम साबित हो रही है और उनकी आबादी भी बाकियों की तुलना में धीरे धीरे अब कम दिखाई देने लगी है। एक एक करके पक्षियों को विभिन्न स्थानों से लाया जाता है, मापा जाता है और मुक्त किया जाता है। ईगल नेस्ट में लगभग 450 पक्षी प्रजातियां हैं और प्रत्येक प्रजाति की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे कि रूफस कैप बैबलर फॉरेस्ट कैनोपी के साथ की परत में मध्यम ऊंचाई पर रहने वाली प्रजाति। वर्तमान में प्राचीन वनों में इस प्रजाति का वार्षिक उत्तरजीविता दर लगभग 80% है, लेकिन बंजर वनों में यह केवल 50% ही है। येलो थ्रोटेड फुलवेटा फॉरेस्ट कैनोपी के नीचे की परत में 2000 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में रहने वाला पक्षी। प्राचीन तथा बंजर वनों में इसकी उत्तरजीविता दर तथा आबादी का आकार काफी अच्छे हैं। और फिर ऐसी प्रजातियां भी हैं जैसे कि रस्टी फ्रंट बारविंग, जो एक और आम प्रजाति है, लेकिन 2000 मीटर पर इसके जीवित रहने की दर तथा आबादी दोनों में भारी गिरावट दिख रही है। शायद यह गर्म तापमान के कारण 2000 मीटर से भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। दिन के अंत में टीम सभी जाल जमा करती है और कैंप में लौट आती है। दिन भले ही कितना भी मेहनत भरा क्यों ना रहा हो, यह आराम का समय नहीं है। उन्हें अब जमा किया हुआ सारा डेटा कंप्यूटर में दर्ज करना होगा ताकि वे पक्षियों की आबादी में आ रहे व्यापक रुझान देख सके। जैसे ही शाम ढलती है और पारा गिरता है तो घर के कामों का समय हो जाता है। तो चलिए मैं आपको रूबरू करवाती हूँ उन परिस्थितियों से जिनमें रहकर वैज्ञानिक अपना शोध करते हैं। यह निवास स्थान है। ये राजू भैया हैं। ये हमारे ड्राइवर थे और अब रसोइये के रूप में डबल ड्यूटी कर रहे हैं। राजू भैया, आज खाने में क्या है? करेला, दाल, भात, 3 चीज बन रहे। करेला, दाल और भात, यह आज का मेन्यू है। यहाँ अंदर आइए, किचन के पास ही। यही टीम रात को आराम करेगी। उनकी किताबों और सामान के लिए यहाँ कुछ सादे तख्ते हैं और ऊपर छत भी नहीं है। तापमान 2 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। कोई गद्दा भी नहीं है, बस एक बांस का मंच है और स्लीपिंग बैग। और मनोरंजन के लिए कभी कभी अगर टीम का कोई सदस्य गाना गा सके तो साथ साथ थोड़ा संगीत है, म्यूजिक। और बस इसी तरह वैज्ञानिक रहते हैं जब वे डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। उमेश की अपनी कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। वे एक प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। MBBS की पढ़ाई करने के बाद एक कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट बनने के लिए उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी। उनकी उदारता और दयालुता के किस्से पास के गांव में मशहूर हैं।
उमेश का मानना है कि जब तक वे समुदाय के साथ काम करने और उनका विश्वास जीतने में सफल नहीं होते, तब तक इस शोध कार्य का कोई मूल्य नहीं है। तो जलवायु संकट से निपटने के लिए वे क्या सुझाव दे रहे हैं और उनका डेटा क्या दिखा रहा है? जलवायु परिवर्तन सिर्फ जैव विविधता पे अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है। अरुणाचल के ये जंगल इससे हमारा बचाव करते हैं और इसलिए कहना आसान है, लेकिन सुझाव यही है कि हमारे पास जो जंगल बचे हैं उन्हें अब हम और नहीं खो सकते, क्योंकि ये एक आसान और सस्ता उपाय है जलवायु संकट से बचने के लिए, इंसानों के लिए भी। उमेश का शोध शायद पहली ऐसी खोज है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखा देती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह कैसे बदल रही है। ये बदलाव आज भले ही विनाशकारी ना लग रहे हों, लेकिन आने वाले समय की झलक जरूर दे रहे हैं। ईगल नेस्ट के पक्षी इस संकट के सूचक है और उनकी आवाज इस पूरी धरती के लिए खतरे की घंटी है।